पढ़ी तो हमने बहुत सारी कहानियाँ, देखे बहुत सारे नाटक, बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे धारावाहिक। देखने में अच्छे लगते हैं, मज़ा भी आता है, लेकिन आपको पता है क्या इनके पीछे कितनी मेहनत होती है? इन्हीं मेहनत को हम समझ रहे हैं इन कुछ चुनिंदा पाठों के ज़रिए। यानी कहानी लिखते समय लेखक को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उस कहानी का जब नाट्य रूपांतरण किया जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, यही समझा है हमने अपने इस लास्ट वीडियो में। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक कहानी से हम किसी नाटक में उसकी कथा को किस तरीके से बदलते हैं, जाना था ना? तो चलिए आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब अगर हमने समझ लिया है तो कुछ क्वेश्चंस को भी करना ज़रूरी है। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ अपनी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के 11वें अध्याय, जो कि हमारे क्लास 12 के हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए है। इनके पाठ्य पुस्तक आधारित कुछ प्रश्न हैं और देखेंगे हम कि कितने हद तक इन क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, इसीलिए ये प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बहुत डिटेल में इन सभी को दूंगी मैं। कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं? तो हमने पढ़ा था ना क्या क्या समानताएं होती, समझ तो लिया, लेकिन भाई आता तो क्वेश्चन आंसर्स में है ना। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि उनको हम समझें। तो चलिए देखते हैं। कहानी एक तरफ नाटक। जब आप समानताएं या असमानताएं आपको बतानी हो तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का कॉलम बनाना तो ज़्यादा आसान होगा। कहानी और नाटक में निम्नांकित समानताएं हैं। एक तरफ हमने कहानी लिखा, दूसरा तरफ नाटक। तो पहला है कहानी का मूलाधार कथानक होता है, तो उसी तरह नाटक भी कथानक पर ही आधारित होती है। यानी कि कथानक को जहाँ कहानी में जहाँ अलग अलग घटनाओं को कहानी में कथानक में लिखा जाता है, वही नाटक के कथानक में हर घटना को दृश्य के हिसाब से लिख दिया जाता है। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रहती हैं, तो नाटक में भी घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध ही होता है। जिस तरीके से सारी चीजें क्रम से चल रही हैं वैसे ही रहती है। कहानी में पात्रों की मुख्य भूमिका होती है, तो नाटक की रचना में भी पात्रों का मुख्य स्थान होता है। कहानी में संवादों के माध्यम से घटनाक्रम आगे बढ़ता है, तो नाटक में भी संवादों के द्वारा ही घटनाक्रम आगे बढ़ता है। कहानी में एक परिवेश होता है, यानी कि किस वातावरण में वो कहानी घट रही है, तो नाटक में भी वैसा ही एक परिवेश होता है और ये परिवेश मंच सज्जा के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है। जबकि कहानी में ये चीज शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, तो नाटक में ये मंच सज्जा के द्वारा। कहानी में पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है, वो भी सही है। नाटक में भी पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है। यहाँ पर द्वंद्व गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से द्वंद्व लिखा होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के वर्ड्स कट कर दीजिए, तो यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। ठीक है, कहानी उद्देश्य विशेष को लेकर चलती है, यानी कि उस कहानी में किसी न किसी जो लिखी गई है उसके पीछे एक उद्देश्य है। नाटक भी उद्देश्य विशेष को लेकर ही चलता है कि जो नाटक अगर मंच पे मंचित किया जा रहा है तो वो किसी उद्देश्य से है, लोगों को कोई चीज़ सिखाने या बताने के उद्देश्य से है। कहानी का चरमोत्कर्ष होता है, तो नाटक का भी चरमोत्कर्ष होता है। तो देखा आपने कि कितनी सारी समानताएं होती हैं। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित करें। किसी एक दृश्य का संवाद भी लिखें। तो आप सभी को पता है कि दोपहर का भोजन जो कहानी है कि किस तरीके से सिद्धेश्वरी, उसके 3 बच्चे और पति के मध्य पैसे की आर्थिक तंगी को लेकर, जो आर्थिक तंगी है जहाँ पर उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, ये पूरी कहानी हमने पढ़ी है। तो इसे अब हमें अलग अलग दृश्यों में बताना है। चलिए देखते हैं। दोपहर का भोजन एक संवेदनशील कहानी है। कुछ दृश्यों में विभाजित करके इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है, यानी कि इसे हम नाटक में बदल सकते हैं अगर इस कहानी को हम अलग अलग दृश्य में परिवर्तित कर देते हैं। तो कहानी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो चलिए अब इसे नाटक में तब्दील करते हैं। तो आपको जब हम कहानी को नाटक में तब्दील करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हर घटनाक्रम को दृश्य में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहला
प्रथम दृश्य, सिद्धेश्वरी के घर की दयनीय दशा, अस्त व्यस्त पुराने वस्त्र, टूटी चारपाई पर उसका सबसे छोटा बीमार पुत्र और उसके मुख पर मक्खियों का भिनभिनाना। तो किस तरीके से छोटा बेटा जो है वो कुपोषण का शिकार है और बीमारी से भी ग्रस्त है और वो लेटा हुआ है और पूरे उसके घर की जितनी भी चीजें हैं वो प्रथम दृश्य लगाया जाएगा। दूसरा दृश्य, सिद्धेश्वरी द्वारा बार बार दरवाजे की ओर नजरें टिकाए गली में आते जाते लोगों को देखना, क्योंकि वो घर में आने वाले लोगों का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने खाना बना रखा है जो बहुत ही थोड़ा है। तीसरा दृश्य, थके हारे रामचंद्र का घर में प्रवेश करना, उसका हताश होकर बैठना, सिद्धेश्वरी द्वारा खाना परोसना और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो तीसरे दृश्य में वो सबसे पहले अपने पति रामचंद्र को भोजन कराती है और किस तरीके से दोनों आपस में बात करते हैं। चौथा दृश्य, खाना खाकर रामचंद्र का बाहर जाना और मोहन का घर में प्रवेश करना, खाना खाते समय मोहन का माँ से बातें करना और फिर बाहर चले जाना। फिर दूसरा पहला बेटा आया और वो खाना खाया और चला गया। पांचवा दृश्य, चंद्रिका प्रसाद का परेशान मुद्रा में आना, भोजन करना और पति पत्नी का वार्ता। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ी कर दी। रामचंद्र जो है वो सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा था, वो आया पहला और खाना खाकर गया। फिर उसके बाद मंझला बेटा मोहन आया, वो खाना खाकर गया। पांचवें दृश्य में सबसे बाद में चंद्रिका प्रसाद यानी कि सिद्धेश्वरी के पति आते हैं और वो दोनों जो हैं वो खाना खाते हैं चंद्रिका प्रसाद और पति पत्नी आपस में बात करते हैं। फिर छठा दृश्य, इस दृश्य में सिद्धेश्वरी का खाना बैठना, सोए हुए पुत्र को देखकर आधी रोटी उसके लिए रख देना, रोते हुए अधिकांश भोजन करना और सारे घर में मक्खियों का भिनभिनाना और चंद्रिका प्रसाद का निश्चिंत होकर सोना। तो ये थे अलग अलग दृश्य। अब इन्हीं दृश्यों में हम संवादों को बढ़कर पूरे तरीके से नाटक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग दृश्य लगेंगे, इस तरह का स्टेज डेकोरेशन होगा हर इन 6 दृश्यों में, ठीक है। अब इसमें हमें संवाद भरना है, ठीक है। अब इसको संवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले, सिद्धेश्वरी, भोजन कर लो बेटा। रामचंद्र बिना उत्तर दिए भोजन करता है, माँ उस पर पंखा झलती है। प्रथम दृश्य में सिद्धेश्वरी, क्या दफ्तर में कोई खास बात हुई? रामचंद्र, नहीं, हर रोज जैसा था। सिद्धेश्वरी, फिर चुपचाप क्यों हूँ? रामचंद्र, लाला दिन भर काम तो लेता है लेकिन पैसे देते हुए उसकी जान निकलती है। सिद्धेश्वरी, यह सब तो सहना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिद्धेश्वरी क्या कहती है? सब तो सहना पड़ेगा। रामचंद्र, परंतु। सिद्धेश्वरी बीच में टोकती हुई, बेटे जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक तो सहन करना ही पड़ेगा। रामचंद्र, सो तो है ही। सिद्धेश्वरी उसे रोटी लेने के लिए कहती है लेकिन वह सर हिलाकर मना कर देता है और हाथ धोकर बाहर चला जाता है। तो ये हमने जो है कौन सा दृश्य था जहां पर खाना कर रहा था रामचंद्र, ये तीसरे दृश्य को हमने लगाया है, ठीक है। तीसरे दृश्य के हमने संवाद आपको यहाँ पर बताया। तो इस तरीके से हर दृश्य में हम संवाद डाल सकते हैं जो हमने अपनी किताब में भी पढ़े हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ पर एक पूरी कहानी हमें लिखनी है। कहानी के नाट्य रूपांतरण में संवादों का विशेष महत्व होता है। नीचे ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, इन्हें देखकर लिखिए। तो चित्र आई थिंक आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे और हमारी पुस्तक में भी ये दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ कोशिश तो करी है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे, लेकिन हो सकता है बहुत छोटा हो, तो आप बुक में भी इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या है। यहाँ पर प्रथम में देख रहे हो बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं यहाँ तक। फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक बूढ़ी स्त्री है जो उसके पीछे बच्चा है, फिर वो बच्चे चले जाते हैं, बूढ़ी स्त्री है, फिर ये सब बच्चे आप देख रहे हो मेले में घूम रहे हैं, ठीक है ना। घूमते घूमते फिर यहाँ पर देख रहे हो कि एक बच्चे के हाथ में चिमटा है, कुछ बच्चों ने खिलौने लिए हुए हैं, फिर एक खिलौना टूट गया, फिर एक बच्चा, और फिर लास्ट में एक बूढ़ी स्त्री एक बच्चे को हाथ लगा देती है, मतलब गोदी में ले लेती है। तो ये कहानी है हमारी ईदगाह की। ईदगाह कहानी आपको पता है कि हामिद जो एक बहुत ही समझदार बच्चा है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो उसका पालन पोषण उसकी दादी अमीना करती हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो ये पूरी कहानी है और इस कहानी पर हमने दृश्यों के हिसाब से, ये अलग अलग दृश्य हैं, ये चित्र हैं, इन चित्रों के हिसाब से हमें संवाद लिखने हैं। तो चलिए हमने संवाद लिख दिए हैं, आप देखिए। महमूद,
अब कहानी कहाँ से शुरू हो रही? ईदगाह कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है। जेब से पैसे निकाल कर पैसे गिनता है। अरे मोहसिन मेरे पास 12 पैसे हैं, क्योंकि ये बच्चे सब कहाँ हैं? ईदगाह के मेले में जाने के लिए तैयार हैं। मोहसिन मेरे पास तो 15 पैसे हैं, इतने सारे पैसों में खूब मिठाइयाँ खाएंगे और खिलौने लेंगे। हामिद तेरे तेरे पास कितने पैसे हैं? हामिद अभी दादी जान से लेकर आता हूँ, अभी तो जेब खाली है। महमूद हाँ भाग कर जा, ईदगाह जाना है, बहुत दूर है यहाँ से। हामिद कोठरी का दरवाज़ा खोलकर, यानी कि दादी घर का दरवाज़ा। दादी जान मैं भी मेले में जाऊँगा, सब जा रहे हैं ईदगाह, मुझे पैसे दो। अमीना तू इतनी दूर कैसे जाएगा? बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें भी बच्चे को फिक्र, माँ दादी को फिक्र हो रही कि कैसे जाएगा। हामिद उत्साहित होकर महमूद मोहसिन नूरा के साथ जाऊंगा दादी जान, सब जा रहे हैं। अमीना बटुआ खोलते हुए लो बेटा यही 3 पैसे हैं, सबके साथ रहना, जल्दी घर लौट आना। हामिद हाँ दादी जान जल्दी घर आ जाऊंगा। मोहसिन अरे तेज तेज चलो, ईदगाह जल्दी पहुंचना है। तो बच्चों को एक्साइटेड है मेले जाने का। महमूद देख यार कितने मोटे मोटे आम लगे हैं। हामिद लीचियाँ भी तो लगी हैं, मतलब रास्ते में जब जा रहे थे तो बहुत सारे बाग पड़ रहे थे, तो उन बागों में ये सारी चीज़ें लगी थी, तो बच्चे देख कर बात रहे थे। थोड़े से आम तोड़ लें, नूरा ने बोला। हामिद ने बोला नहीं नहीं माली मारेगा। महमूद देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अब वो लोग कहाँ तक आ गए? शहर से आ गए थे, तो शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। मोहसिन देख ये कॉलेज, इसमें बड़ी बड़ी मूछों वाले बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, सामने क्लब घर है। हामिद ये बड़े लड़के भी रोज़ मार खाते होंगे, हमारे मदरसे में भी ये 2-3 बड़े लड़के रोज़ मार खाते हैं। तो भाई उन बच्चों ने जो चीज़ें देखी हैं उसी के हिसाब से जम्शन लगा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे भी लोग जो हैं वो मार खाते होंगे, बड़े बड़े स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कॉलेज था। महमूद यहाँ बड़ी भीड़ है, लोगों ने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ मोटरें भी हैं, यानी कि कार हैं। हामिद देख ये पुलिस लाइन, यहीं पर सिपाही कवायद करते हैं, रात को ये लोग घूम घूम कर पहरा देते हैं। तो कवायद करने का मतलब क्या है? परेड करते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, और रात में फिर वो पहरेदारी करते हैं। महमूद अजी हजरत यही तो चोरी करते हैं, शहर के सारे चोर डाकू इनसे मिले होते हैं। मोहसिन चिल्लाते हुए अरे वाह रही ईदगाह, अरे यह तो बहुत बड़ी है। अब लोग ईदगाह आ गए थे जहाँ पे मेला लगा था। हामिद देखो सब लोग कतार में खड़े हैं, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। तो ईदगाह में क्या हो रहा था? नमाज पढ़ी जा रही थी, तो सभी लोग लाइन से खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ना, उसी की बात थी। महमूद आओ गले मिलेंगे, सब सिजदे में झुक रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो वो लोग भी नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। मोहसिन आओ हामिद तुम भी गले मिलो, नमाज के बाद सब गले मिलते हैं। आओ सब खिलौने खरीदेंगे। अब सब कहाँ मुड़ गए? जहाँ पर मेला लगा है। मोहसिन यहाँ तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील। देखो यह किश्ती, साधु और धोबिन। हामिद वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद मैं तो सिपाही लूँगा, देखो इसके हाथ में बंदूक है, सिर पर लाल पगड़ी। अरे नूरे तू क्या लेगा? नूरा मैं तो वकील लूँगा, देखो इसने काला चोंगा पहना हुआ है। हामिद तुम क्या लोगे? हामिद मैं ये खिलौने नहीं लूँगा, ये सभी मिट्टी के बने हैं, गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। मोहसिन यह तो अपने पैसे बचाना चाहता है। शम्मी उसी में एक बच्चा और था, हाँ बेचारा क्या करे, इसके पास तो कुल 3 पैसे हैं, आओ हम मिठाई लेंगे। हामिद हाथ में चिमटा लेकर, देखो मैंने यह खरीदा। सब मिठाई खाने चले गए और हामिद क्या करता है? एक चिमटा खरीद लाता है। महमूद हंसते हुए अरे चिमटा किस काम का है, इससे क्या खेला जा सकता है? हामिद देखो ये कितना मजबूत है, लोहे का है। महमूद पर यह खिलौना तो नहीं है। हामिद क्यों नहीं है? कंधे पे रखो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा बन गया, चिमटे से एक वार से सब खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे। अरे मेरा चिमटा बहादुर शेर है। शम्मी मेरी बंजरी से बदलेगा, यानी कि बंजरी जो है ना उसने भी खिलौने लिया था, तो सब बच्चों को लगा कि अरे भाई हामिद ने जो लिया है वो बहुत अच्छा है, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। हामिद चिमटा तुम्हारी बंजरी का पेट फाड़ देगा, यानी कि उसने जो ना एक ढपली टाइप का लिया था।
सिपाही भी मिट्टी की बंदूक फेंक कर भाग खड़ा होगा। मोहसिन, हाँ भाई ठीक है, इसका चिमटा सचमुच रुस्तमे हिंद है। महमूद, यार हामिद, तू अपना चिमटा देकर मेरा खिलौना ले लो। हामिद, ना भाई, मैं ये अपनी दादी के लिए लाया हूँ, रोटियां सेकते हुए अब उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। मोहसिन, यार तू तो सचमुच बड़ा समझदार है। हामिद दादी को चिमटा देते हुए, दादी ये चिमटा तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब आराम से रोटियां सेकना। दादी रोते हुए, मेले में जाकर भी तुम मेरी ही चिंता करते रहे। बच्चे क्या होते हैं कि अक्सर जो है अपने खेल और मस्ती में देखते हैं, लेकिन हामिद ने क्या किया था, अपनी दादी के बारे में सोचा था। तो देखा ना भाई, ईदगाह कहानी तो हमने पहले पढ़ी हुई थी, तो इसको बदलने में तो हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। तो इस तरीके से हमने चित्रों के हिसाब से इसे फटाफट बदल दिया। तो इसी तरीके से हम किसी भी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर खत्म हुआ हमारे इस पार्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब हम लेकर आएंगे अगला अध्याय, यानी कि चैप्टर नंबर 12। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।